Hello everyone, this is your faculty for law कुणाल मंधानिया एंड आज से हम शुरू करने वाले हैं अपना T20 रिवीजन ऑफ ऑल द चैप्टर्स ऑफ सीए इंटर लॉ एंड सीए इंटर ऑडिट। उसमें ये जो लेक्चर है वो हमारे सीए इंटर एंड सीएस एग्जीक्यूटिव कंपनी लॉ का फर्स्ट चैप्टर है क्लास। ओके, जिस चैप्टर का नाम है प्रिलिमिनरी। ऑलराइट, वैसे तो क्लास हम सारे लेक्चर्स स्टूडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू सेंड करने वाले हैं, बट क्योंकि आज स्टूडियो में थोड़ा सा काम चल रहा है तो आज मैं ये जूम के थ्रू आपका लेक्चर रिकॉर्ड करके सेंड कर रहा हूं। ओके, सो शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर। इसके पहले आपको और एक पॉइंट बता दूं मैं कि इस चैप्टर कंप्लीट होते ही यूट्यूब पे अपलोड होते ही साथ साथ इस चैप्टर के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो वहां पे आप सब्सक्राइब करके जाके वो नोट्स भी ले सकते हो और सारे वीडियोस वहां पे भी अपलोड होंगे। ओके, सो कमिंग टू सेक्शन नंबर 1 ऑफ कंपनीज एक्ट। सेक्शन नंबर 1 क्लास दो चीजों के बारे में बात करता है। नंबर 1 एप्लीकेबिलिटी रीजन वाइज एंड नंबर 2 एप्लीकेबिलिटी कंपनी वाइज, कि ये जो एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013 वो किस पे एप्लीकेबल है। अगर मैं रीजन वाइज बात करूं तो दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू एंटायर इंडिया, कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर मैं कंपनी वाइज बात करूं तो क्लास दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20। ओके, सेक्शन 2 क्लॉज 20 क्या बोलता है? सेक्शन 2 क्लॉज 20 कंपनी को डिफाइन करता है। वो बोलता है कंपनी वो कंपनी है नंबर 1 जो इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और जो इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट। ओके, सो हर कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 या किसी प्रीवियस कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई है उस पे तो ये एक्ट पूरी तरह से एप्लीकेबल है। मोर देन दैट, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एंड कंपनीज फॉर्म अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जिसे हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंपनीज, जैसे हो गया आरबीआई फॉर्म अंडर आरबीआई एक्ट, आईसीएआई फॉर्म अंडर सीए एक्ट 1949। इन चारों कंपनीज पे भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है, बट कहां पे? जहां पे उनका रिस्पेक्टिव एक्ट साइलेंट है क्लास। ओके, सो दोस कंपनीज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20 उस पे तो ये एक्ट पूरी तरह से एप्लीकेबल है, बट बाकी कंपनी जो हम यहां पे देख रहे हैं जैसे इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एंड स्टैट्यूटरी कंपनीज पे भी ये एक्ट एप्लीकेबल है, बट कहां पे सर? जहां पे उनका एक्ट साइलेंट है। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट दैट जो डिफाइन कर रहा है कंपनी को, याद रखना कंपनी को डिफाइन करता है सेक्शन 2 क्लॉज 20। आई रिपीट, कंपनी को डिफाइन करता है सेक्शन 2 क्लॉज 20। ये बोलता है अ कंपनी इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, यानी जो कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई है वो तो कंपनी है, साथ साथ कंपनी वो कंपनी है जो कोई प्रीवियस कंपनी लॉस के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है। इन शॉर्ट, ये कंपनीज एक्ट हो या पिछले कोई भी कंपनीज एक्ट हो, अगर उनमें से किसी एक्ट में आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो वो हो जाएगी कंपनी बाय डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 20। नंबर 1, एंड जो कंपनीज डिफाइंड है एज कंपनी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20 उस पे ही कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल है। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट कंसेप्ट क्लास दैट इज बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट को डिफाइन करता है सेक्शन 2 क्लॉज 11 ऑफ कंपनीज एक्ट। क्लास बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? हम बोलते हैं एनी आर्टिफिशियल पर्सन, आई रिपीट, एनी आर्टिफिशियल पर्सन जो लॉ के नजरों में सेपरेट लीगल एंटिटी है, जैसे अपनी कंपनी हो गई। सो एनी आर्टिफिशियल पर्सन जो लॉ के नजरों में सेपरेट लीगल एंटिटी है, जिसे परपेचुअल सक्सेशन है एंड कैपेसिटी टू स्यू और बीइंग स्यूड है, ये सारे कंडीशंस फुलफिल होते हैं तो वी से दे आर बॉडी कॉर्पोरेट। ओके, आई रिपीट, एनी आर्टिफिशियल पर्सन जो सेपरेट लीगल एंटिटी है, जहां परपेचुअल सक्सेशन है
और जहां पे कैपेसिटी टू स्यू और बीइंग स्यूड है, ये सारे कंडीशन फुलफिल होते हैं, देन वी कैन से दैट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट. इज इट क्लियर? बट बॉडी कॉर्पोरेट यू कैन से ये थोड़ा बड़ा डेफिनेशन है. इट कवर्स अ लार्जर स्कोप देन कंपनी. ओके, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट में और भी चीजें आ जाती है, जैसे एलएलपी भी आ जाता है, जैसे ट्रेड यूनियन भी आ जाती है, ठीक है, ट्रस्ट भी आ जाता है. तो ऐसे कुछ और एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोल सकते हो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोल सकते हो, जो बॉडी कॉर्पोरेट में कवर होता है अदर देन कंपनी. ओके, सो आई रिपीट, कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन जो लॉ के नजरों में सेपरेट लीगल एंटिटी है, जहां परपेचुअल सक्सेशन है और कैपेसिटी टू स्यू और बीइंग स्यूड है, उसे हम बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट. इस डेफिनेशन में क्लास स्पेसिफिकली इंक्लूड किया है फॉरेन कंपनी को. तो जहां जहां हम पूरे कंपनीज एक्ट में देखेंगे कि ये सेक्शन बॉडी कॉर्पोरेट के लिए एप्लीकेबल है, मतलब वो फॉरेन कंपनी के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा. नेक्स्ट, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट या एक्सक्लूड किया हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को. आई होप इट इज क्लियर. सो कोऑपरेटिव सोसाइटीज विल नॉट बी बॉडी कॉर्पोरेट, और ऐसे कोई भी और आर्टिफिशियल पर्सन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है विल नॉट बी अ बॉडी कॉर्पोरेट. ओके, आगे बढ़ते हैं. ऑल कंपनीज अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20 आर बॉडी कॉर्पोरेट, बट ऑल बॉडी कॉर्पोरेट्स आर नॉट कंपनी. क्यों? ऐसे भी कुछ बॉडी कॉर्पोरेट्स है जो कंपनी नहीं है. कंपनी इज जस्ट अ एग्जांपल ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट क्लास. ऐसे और भी एग्जांपल्स है जो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, जैसे एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है बट वो कंपनी नहीं है. ट्रेड यूनियंस बॉडी कॉर्पोरेट है बट वो कंपनी नहीं है. ठीक है, सो बॉडी कॉर्पोरेट इज अ वाइडर कंसेप्ट जिसका एक एग्जांपल है कंपनी. वैसे ही और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है क्लास बॉडी कॉर्पोरेट के. ओके, आगे बढ़ते हैं. Coming to class, next concept that is illegal association. बेसिकली ये कंसेप्ट बात करता है कि कोई भी एओपी और बीओआई, कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है. आई रिपीट, जो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, जैसे पार्टनरशिप फर्म हो गई. पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी. आई होप इट इज क्लियर. क्या उनको कंपनी में रजिस्टर करना पड़ेगा? ये क्वेश्चन मार्क है. तो फिर से बोल रहा हूं, ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है जो ऑलरेडी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जैसे कंपनी. ये सेक्शन उन एओपी और उन बीओआई को एप्लीकेबल है जो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है. रूल बहुत सिंपल है. ठीक है, इलीगल एसोसिएशन क्या होता है? देखो, एनी एओपी और बीओआई, मीनिंग पे ध्यान दे रहा हूं मैं, कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स. अपने केस में अगर मैं बेस्ट एग्जांपल लू तो आई कैन से, एक्सक्यूज मी, तो अपने केस में अगर मैं बेस्ट एग्जांपल लू क्लास इसका, तो पार्टनरशिप फर्म. ओके, इट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी. सो कोई भी एओपी और कोई भी बीओआई जो नंबर 1 सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, नंबर 2 जिसका प्रॉफिट मोटिव है. अगर प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो वो कभी इलीगल एसोसिएशन नहीं बनेगा. आप एक्सेप्शन में देख सकते हो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. हमको पता है क्लास कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मोटिव नहीं होता. ओके, तो वो इलीगल एसोसिएशन नहीं बनेंगे. ओके, सो कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोई भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, नंबर 2 जिनका प्रॉफिट मोटिव है, एंड नंबर 3 जहां नंबर ऑफ मेंबर्स एक्सीड होते हैं किससे? 50 से. ओके, तो अगर आपके दोस्त एओपी बीओआई, आप सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं हो, आपका प्रॉफिट मोटिव भी है, तो ऐसे केस में हमने आपके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की लिमिट सेट की है, दैट इज 50. अगर 50 के ऊपर हो जाएंगे, यू विल बिकम अ इलीगल एसोसिएशन. सो अगर ये तीनों भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, सेक्शन 464
आई होप इट इज क्लियर. तो यू बिकम अ इलीगल एसोसिएशन. ओके, आगे बढ़ते हैं. फिर इसके क्लास कुछ एक्सेप्शन है. फर्स्ट एक्सेप्शन इज HUF क्लास, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. रूल बहुत सिंपल है. ठीक है, मैं हमेशा क्लास में बोलता हूं HUF में कितने भी मेंबर्स हो, वो घर हो, वो मोहल्ला हो, वो पूरा शहर हो या पूरा जिला हो, कितने भी मेंबर्स हो, वो कभी इलीगल एसोसिएशन नहीं बनता. ओके, तो HUF में कितने मेंबर्स हो, इट विल नेवर बिकम अ इलीगल एसोसिएशन. नंबर 2, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, का प्रॉफिट मोटिव नहीं है, इसलिए वो भी इलीगल एसोसिएशन नहीं बनेगा. नंबर 3, AOP और BOI फॉर्म अंडर स्पेशल एक्ट. जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है कोई भी पार्टनरशिप फर्म सीए की पार्टनरशिप फर्म. अब सीए की पार्टनरशिप फर्म में सीए एक्ट में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स वहां पे 200 हो सकते हैं. तो दैट AOP, दैट BOI, दैट पार्टनरशिप फर्म इज फॉर्म अंडर स्पेशल एक्ट. वो स्पेशल एक्ट उसे अलाउ कर रहा है कि 50 से ऊपर मेंबर हो सकते हैं. यू विल नॉट बिकम अ इलीगल एसोसिएशन. ऐसे केस में क्लास इट विल नॉट बिकम अ इलीगल एसोसिएशन. ओके, आगे बढ़ता हूं. सो सर याद क्या रखना है कि अगर वो तीनों भी कंडीशन फुलफिल होती है, अगर आपके नंबर ऑफ मेंबर्स 50 के ऊपर हो गए, यू विल बिकम अ इलीगल एसोसिएशन. बट ये तीन लोग इलीगल एसोसिएशन नहीं बनेंगे जो हमने एक्सेप्शन में देखा है. नंबर 1 HUF, नंबर 2 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि उनका प्रॉफिट मोटिव नहीं है, एंड नंबर 3 दोस AOP और BOI जो फॉर्म होते हैं स्पेशल एक्ट में और वो स्पेशल एक्ट क्लास उसे अलाउ करती है. ओके, नाउ सर इलीगल एसोसिएशन बनने से फर्क क्या पड़ता है. नंबर 1, मेंबर्स आर पर्सनली लाइबल. नॉर्मली ठीक है, वो एंटिटी लाइबल होती है, मेंबर्स पर्सनली लाइबल नहीं होते. बट इफ यू बिकम अ इलीगल एसोसिएशन, वो एसोसिएशन जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मेंबर्स विल बी पर्सनली लाइबल. नंबर 2, दे कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. उनको कॉन्ट्रैक्ट से एंटर करने के लिए फॉरबिड किया हुआ है. नंबर 3, it cannot sue members or outsiders and they cannot be sued as well. ठीक है, ना तो वो स्यू कर सकते हैं, ना कोई और उन्हें स्यू कर सकता है क्लास. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, दे कैनॉट बी वाउंड अप. बाइंडिंग अप के जो प्रोविजन है कंपनीज एक्ट के, वो उन पे एप्लीकेबल नहीं होंगे बिकॉज इलीगल एसोसिएशन का एग्जिस्टेंस हम मानते ही नहीं. जब इलीगल एसोसिएशन का हम एग्जिस्टेंस ही नहीं मानते क्लास, तो उनको वाइंडिंग अप नहीं कर सकते. नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन 464 में मेंबर्स को पेनल्टी भी दी हुई है, वो पेनल्टी भी एप्लीकेबल हो जाएगी. बट देखो क्लास, बाकी सारे पावर्स उनसे छीन लिए गए. बट ठीक है, टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे छोड़ेगी आपको. तो इवन इफ यू आर अ इलीगल एसोसिएशन, यू आर लाइबल फॉर इनकम टैक्स. याद रखना. इसलिए अगर आप AOP हो, BOI हो, तो बेटा वहीं पे रुक जाना. मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 50 तक रुक जाना. अगर उससे ऊपर आपको नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ाने हैं, तो आई वुड एडवाइस यू कि आप कंपनी फॉर्म कर लो. क्योंकि अगर 50 से ऊपर नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ गए, तो यू विल बिकम अ इलीगल एसोसिएशन. ओके, नाउ क्लास नोट में आते हैं. नोट का फर्स्ट पॉइंट चेक करना. क्लास हमने देखा HUF कभी इलीगल एसोसिएशन नहीं बनता. बट अगर जॉइंट HUF, दो HUF मिलके बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे केस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. सो आई रिपीट कि वैसे तो सिंगल HUF बिजनेस पे इलीगल एसोसिएशन का लॉ एप्लीकेबल नहीं है. बट अगर दो HUF मिल के बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे केस में इट विल बिकम इलीगल एसोसिएशन अगर दोनों या दो से ज्यादा HUF जो है उनके मेजर मेंबर्स, आई रिपीट, हम सिर्फ यहां मेजर मेंबर्स काउंट करेंगे क्लास, हम यहां माइनर मेंबर्स काउंट नहीं करेंगे. लॉ बोलता है अगर दो या दो से ज्यादा HUF मिलकर बिजनेस कर रहे हैं और
इनके मेजर मेंबर्स अगर 50 से ऊपर हो जाते हैं, देन दे विल बिकम अ इलीगल एसोसिएशन। ये पॉइंट ध्यान रखना है, इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। नंबर 2, क्लास ऐसा अलाउ नहीं है कि आपके 50 के ऊपर मेंबर हो गए, आप इलीगल एसोसिएशन बन गए, बाद में आपने 50 से मेंबर्स को रिड्यूस कर दिया और बोले हम अब वापस से लीगल एसोसिएशन बन गए। नो, अगर आपने मेंबरशिप रिड्यूस भी कर दिया, क्योर भी कर दिया, 50 तक भी लेके आ गए, तो रूल इज वंस इलीगल ऑलवेज इलीगल। तो आपको जो डिसीजन लेना है वो 50 होने से ऊपर होने के पहले लेना है। ओके, उससे बाद आप लोगे तो वो अलाउ नहीं है, यू विल बिकम अ इलीगल एसोसिएशन। ओके, सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन जो आपने बार बार देखा होगा, दैट इज व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स और व्हाट आर फीचर्स ऑफ अ कंपनी। क्लास याद क्या रखना है, इनमें से किसी भी कैरेक्टरिस्टिक पे नंबर 1 एक दो कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नंबर 2 क्लास, ठीक है, इनमें से कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके, सो अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो उसको याद करने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट दिया है, दैट इज प्लास्टिक। फर्क सिर्फ इतना है क्लास, यहाँ पे एस स्क्वायर है और सी स्क्वायर है। ओके, तो शॉर्टकट क्या है, सिंस कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, हम बोलते हैं कंपनी प्लास्टिक है। ओके, शुरू करता हूं। फर्स्ट पॉइंट है पी से परपेचुअल सक्सेशन। क्लास इसका बेसिक मतलब क्या है, किसी मेंबर के डेथ, इंसैनिटी या इंसॉल्वेंसी से कंपनी को फर्क नहीं पड़ता। अगर मेंबर्स की डेथ भी हो जाती है कंपनी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके डेथ पे, उनके इंसॉल्वेंसी पे उनके शेयर्स उनके लीगल एयर या उनके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाते हैं। ओके, सो आई रिपीट, किसी भी कंपनी की में मेंबर्स के डेथ, इंसैनिटी से, इंसॉल्वेंसी से कंपनी को फर्क नहीं पड़ता। हम बोलते हैं मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। ओनली लॉ हैज क्रिएटेड कंपनी एंड ओनली लॉ हैज पावर टू डिसॉल्व इट। ओके, नाउ एग्जाम में क्लासेस पे क्वेश्चन कैसे आता है वो समझो। एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 5 मेंबर्स थे, पांचों कार से कहीं तो जा रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया और पांचों मर गए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ क्या कंपनी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट और नॉट। द आंसर इज यस, कंपनी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। व्हाई? बिकॉज कंपनी हैज परपेचुअल सक्सेशन। किसी मेंबर के डेथ से कंपनी को फर्क नहीं पड़ता, उनके जितने भी शेयर्स है वो उनके लीगल एयर या लीगल नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएंगे एंड कंपनी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट एल से बात करता है क्लास, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। तो वैसे तो आप कंपनी फॉर्म कर सकते हो विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ओके, बट नॉर्मली कंपनीज में मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। अब लिमिटेड किसको लेके होती है, अगर आप शेयर्स वाली कंपनी में शेयर्स ले रहे हो तो वहां पे मेंबर्स की लाइबिलिटी विल बी लिमिटेड टू अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स। जितना आपने शेयर्स के लिए पैसा पे नहीं किया, सिर्फ आपकी उतने की लाइबिलिटी है। अगर लिमिटेड बाय गारंटी वाली कंपनी है तो आपकी लाइबिलिटी यानी मेंबर्स की लाइबिलिटी विल बी लिमिटेड टू अनपेड वैल्यू ऑफ गारंटी। बाकी मेंबर को कंपनी की लाइबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। आई रिपीट, मेंबर्स को कंपनी की लाइबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। उनकी लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स और अनपेड वैल्यू ऑफ गारंटी। ओके, थर्ड ए से पॉइंट है क्लास, कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन और कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब भले ही मेंबर्स ने कंपनी को फॉर्म किया होगा, भले ही डायरेक्टर्स और मेंबर्स मिलकर कंपनी को चलाते होंगे, बट जिस दिन से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, लॉ के नजरों में कंपनी से सेपरेट लीगल एंटिटी, डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेंबर्स हु हैज फॉर्म्ड इट। ओके, मतलब भले ही मेंबर्स या डायरेक्टर्स या एम्प्लॉय मिलके कंपनी को चला रहे हैं,
बट लॉ के नजरों में कंपनी ये सारे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है. कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट. क्लास, कंपनी के ओनर्स कौन है? शेयर होल्डर्स. बट कंपनी को मैनेज कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. सो देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट. नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि कंपनी क्लास सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी खुद के नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है. याद रखना, कंपनी की प्रॉपर्टी है, वो शेयर होल्डर्स की प्रॉपर्टी नहीं है. शेयर होल्डर्स आर नॉट द जॉइंट ओनर्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी. ओके, कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की खुद की प्रॉपर्टी है, वो शेयर होल्डर्स की प्रॉपर्टी नहीं है. कंपनी से सेपरेट लीगल एंटिटी, वो खुद के नाम से प्रॉपर्टी ओन कर सकती है. नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफरेबल शेयर्स. हम बोलते हैं क्लास, कंपनी में शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. आई रिपीट, कंपनी में शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. बट क्लास, जब मैं फ्रीली ट्रांसफरेबिलिटी की बात करता हूं, ये सिर्फ पब्लिक कंपनी में है, ये याद रखना. प्राइवेट कंपनी में शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल. प्राइवेट कंपनी में अगर आपको शेयर्स किसी को ट्रांसफर करने हैं तो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से पूछना पड़ता है. ये पॉइंट याद रखना. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी से इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, कंपनी से रजिस्टर्ड एसोसिएशन. याद रखना कि कंपनी विल नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस अनलेस इट इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट. तो कंपनी को इनकॉर्पोरेशन में आने के लिए रजिस्टर करना जरूरी है अंडर कंपनीज एक्ट. ओके, नेक्स्ट इज कॉमन सेल. क्लास, माना कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, बट है तो कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन. क्या कंपनी, ठीक है, कंपनी बाकी सारे रियल पर्सन समान कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, खुद के नाम से प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, खुद के नाम से कोर्ट में केस कर सकती है. बट क्लास, है तो कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन. क्या कंपनी साइन कर सकती है? द आंसर इज नो. देयरफॉर कंपनी के लिए कंसेप्ट बनाया हुआ है, दैट इज कॉमन सील. कॉमन सील क्या होता है? इट इज अ मेटालिक सील जिसमें कंपनी का नाम एनग्रेव्ड है, कंपनी का नाम है. रूल इज, हर वो डॉक्यूमेंट जहां एक नॉर्मल एंटिटी को या नॉर्मल पर्सन को साइन करना पड़ता है, वहां पे क्लास कंपनी का कॉमन सील अफिक्स होगा. ओके, बट याद रखना 2015 से लॉ आ गया है कि अब कॉमन सील कंपलसरी नहीं है. आई रिपीट, अब कॉमन सील कंपलसरी नहीं है. या तो आप कंपनी के लिए कॉमन सील अफिक्स करो, या उसके जगह दो डायरेक्टर ने साइन किया तो भी चलेगा, या एक डायरेक्टर और एक सेक्रेटरी ने भी साइन किया तो चलेगा. ओके, लास्ट पॉइंट, क्योंकि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी खुद के नाम से भी कोर्ट में केस कर सकती है और कोई और भी कंपनी के नाम से केस कर सकता है. देयर इज कैपेसिटी टू sue or being sued. So class, this was characteristics of company. Moving forward, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी में दो फेमस केस लॉज है. एक है सैलोमन वर्सेस सैलोमन, एक है ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड. अब क्लास, सैलोमन वाज अ बूट मैन्युफैक्चरर. उसने एक कंपनी फॉर्म की और अपना बूट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस ट्रांसफर कर दिया कंपनी के नाम पे. इज इट क्लियर? ट्रांसफर कर दिया कंपनी के नाम पे. डन. उसके बदले में उसने परचेस कंसिडरेशन में शेयर्स लिए कंपनी के और डिबेंचर्स लिए कंपनी के और कुछ कैश लिए. क्लास, कुछ दिन तो कंपनी चली, उसके बाद में कंपनी का वाइंड अप हुआ. जब कंपनी का वाइंड अप हुआ, पूरा हिसाब किताब हो रहा था, तो क्रेडिटर्स की लिस्ट में बाकी क्रेडिटर्स के साथ में सैलोमन भी खड़ा था, बिकॉज ही वाज आल्सो डिबेंचर होल्डर. और बाकी क्रेडिटर्स को पैसा पे करने के लिए पूरा पैसा नहीं था, तो उन्हें बेसिकली प्रोपोर्शनेट अमाउंट मिलने वाला था. उन लोगों ने कंटेंट किया कि भाई सैलोमन की ही कंपनी है, सैलोमन के पास वर्चुअली सारे शेयर है कंपनी के, तो सैलोमन और कंपनी एक ही बात हुई. सैलोमन को क्रेडिटर्स लिस्ट से हटाओ और हम लोगों को पूरा पैसा पे करो. लॉ ने बोला, कोर्ट ने बोला कि नहीं,
कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। जिस दिन से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, कंपनी अलग है, सैलोमन अलग है। सैलोमन एज अ शेयर होल्डर अलग है, सैलोमन एज अ क्रेडिटर अलग है। तो हम उसे क्रेडिटर लिस्ट से नहीं हटाएंगे, सैलोमन को भी एज अ क्रेडिटर पैसा मिलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट केस इज ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड। यहां पे क्लास ली ने कंपनी फॉर्म की जिसमें मेजर शेयर होल्डर भी ली था और साथ साथ ली कंपनी का एम्प्लॉय भी था। अब क्लास कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दिया हुआ था कि अगर कोई एम्प्लॉय का फार्मिंग करते हुए डेथ हो जाती है, काम करते हुए डेथ हो जाती है, तो उसे लमसम कंपनसेशन मिलेगा या उसके फैमिली को लमसम कंपनसेशन मिलेगा। अब क्लास अपने ली का भी प्लेन क्रैश हो गया, ये भी मर गया, तो बाकी शेयर होल्डर्स और बाकी लोगों ने बोला कि ली इज द मेजर शेयर होल्डर, तो ली की तो कंपनी थी, तो ली को आपने पैसा कंपनसेशन नहीं भी दिया तो चलेगा। मैटर कोर्ट में गया, कोर्ट ने बोला भले ही ली कंपनी का मेजर शेयर होल्डर था, इज इट क्लियर, बट कंपनी से सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अलग है, शेयर होल्डर अलग है, कंपनी अलग है, एम्प्लॉय अलग है, तो ली को एज अ कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय जो बाकी एम्प्लॉयज को सारे बेनिफिट है वो उसको भी मिलेंगे। ऑलराइट क्लास, सो दिस वाज कांसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। इससे ठीक है हम आते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स पे। फर्स्ट पॉइंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं एंड सेकेंड पॉइंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। ओके, चलो मूविंग टू नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। यस क्लास, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, भले ही कंपनी के पीछे मेंबर्स या डायरेक्टर्स मिलके कंपनी को चला रहे हैं, बट ये पपेट शो समान है कि भले ही पपेट शो में पपेट्स को पपेटियर चला रहे हैं, इज इट क्लियर, बट याद रखना कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी, हम मानते हैं कि पपेट्स खुद वो सारे एक्ट कर रहे हैं, बट क्लास इश्यू ये आता है व्हाट इफ कुछ गड़बड़ी हुई, व्हाट इफ कोई फ्रॉड हुआ, तो ऐसे केस में वो जो मेंबर, वो जो डायरेक्टर्स कंपनी को फ्रॉडुलेंटली चला रहे हैं, वो कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है बोल के, कंपनी ने ये एक्ट किया है बोल के अपने लायबिलिटी से बच सकते हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं क्लास, कॉर्पोरेट वेल्थ को लिफ्ट करते हैं, कंपनी और मेंबर्स को अलग नहीं मानते, उन्हें सेम मानते हैं, और जिस मेंबर ने गड़बड़ी किया है उसे पनिश करते हैं। याद रखना क्लास, अगर हम कॉर्पोरेट वेल्थ को लिफ्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हम कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मान रहे हैं उस सिचुएशन के लिए। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ मींस disregarding company as a separate legal entity. कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी मानो ही मत उस सिचुएशन के लिए, एंड पे रिगार्ड्स टू एक्चुअल रियलिटी। एक्चुअली जो गड़बड़ी हुई है उस गड़बड़ी से जो होना चाहिए एक्चुअली रियल सेंस में वो उस पे रिगार्ड्स दो। ओके, सो आई रिपीट, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल मींस disregarding company as a separate legal entity and pay regards to actual realities. ओके सर, ये कॉर्पोरेट वेल दो जगह पर लिफ्ट हो सकते हैं, नंबर वन अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, नंबर टू अंडर जुडिशियल डिसीजंस। अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस मतलब लॉ में कई जगह ऐसी दी हुई है जहां जहां कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट होती है, वो तो हम ग्रेजुअली देखेंगे। नंबर टू इज जुडिशियल डिसीजंस, मतलब ठीक है कोर्ट में भी कुछ कुछ केसेस में कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया हुआ है क्लास। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट केस देख रहे हैं हम अंडर जुडिशियल डिसीजंस। सो क्लास यहां पे हम लोग देखने वाले हैं ऐसे कौन कौन से केसेस थे जहां जहां कोर्ट ने कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया है। फर्स्ट केस इज प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। इसमें केस का नाम है सर दिनशॉ मानिक जी पेटेट। ना इस केस में सर दिनशॉ ने क्या किया, अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स को मल्टीपल कंपनी फॉर्म करके उनमें डिवाइड कर दिया इनकम को इस तरह से कि टैक्स इवेट कर सके।
तो यहां पे क्लास कोर्ट ने क्या किया, कॉर्पोरेट वेल्थ को लिफ्ट किया, सारे कंपनीज की जो इनकम आ रही थी उसे सर इंशॉ के इनकम में क्लब किया और उन्हें टैक्स पे करने लगाया। इज इट क्लियर? यानी इस केस में वो कंपनीज को और सर इंशॉ को दोनों को एक ही माना, मतलब कॉर्पोरेट वेल्थ को लिफ्ट किया। ओके। नंबर 2, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। केस का नाम है गिलफर्ड मोटर्स लिमिटेड वर्सेस हॉर्न। यहां पे क्लास हॉर्न ने कंपनी फॉर्म किया कस्टमर्स को सॉलिसिट करने के लिए गिलफर्ड मोटर्स के, क्योंकि वो खुद कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं कर सकता था बिकॉज ऐसा एक क्लॉज था गिलफर्ड मोटर्स लिमिटेड में। ओके। तो ऐसे केस में उसने कंपनी फॉर्म किया फ्रॉड करने के लिए और कस्टमर्स को सॉलिसिट किया। तो हमने मान लिया कि गिलफर्ड मोटर्स हॉर्न और हॉर्न की जो कंपनी फॉर्म की दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है। कॉर्पोरेट वेल्थ को लिफ्ट किया और हॉर्न को पनिश किया। सो क्लास यहां पे हॉर्न ने क्या किया, यहां पे हॉर्न ने कंपनी फॉर्म किया ये फ्रॉड करने के लिए, कस्टमर सॉलिसिट करने के लिए। तो कोर्ट ने कॉर्पोरेट वेल्थ को लिफ्ट किया और हॉर्न को पनिश किया वो लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है, क्योंकि उसने फुलफिल नहीं किया था उसके लिए। थर्ड पॉइंट इज डिटरमाइनिंग एनिमी कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। ओके। तो इस केस में जो केस का नाम है डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर्स एंड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस केस में वैसे तो दोनों कंपनी इंग्लैंड में फॉर्म हुई थी, बट डैमलर के मेजर शेयर होल्डर्स जर्मन थे एंड उस समय वॉर चल रहा था इंग्लैंड और जर्मनी का। तो जब इशू आया कि क्या वो कंपनी, वो डैमलर कंपनी एनिमी कंपनी है या नहीं, उसमें कंपनी तो इंग्लैंड में फॉर्म हुई थी बट कंपनी के शेयर होल्डर्स की नेशनैलिटी चेक की गई, क्योंकि मेजर शेयर होल्डर्स जर्मन थे, उसे एनिमी कंपनी डिक्लेयर किया गया। पॉइंट क्या है, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो कंपनी तो इंग्लैंड में फॉर्म हुई थी, तो कंपनी एनिमी कंपनी कैसे हो गई? बट उन्होंने क्या किया, कॉर्पोरेट वेल्थ को लिफ्ट किया और कंपनी के जगह उसके मेंबर्स की नेशनैलिटी चेक की गई, मतलब यहां पे कॉर्पोरेट वेल्थ क्या हुआ, लिफ्ट हुआ। ओके। लास्ट पॉइंट, चेकिंग वेलफेयर ऑब्लिगेशंस, मतलब कंपनी के जो जितने भी वेलफेयर लॉज होते हैं एम्प्लॉयज के लिए, जैसे बोनस एक्ट हो गया, ग्रेचुटी एक्ट हो गया, ईपीएफ एक्ट हो गया, ये सारे एक्ट्स एप्लीकेबल करने के लिए एक एंटिटी में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इतने होने चाहिए, फॉर एग्जांपल 20 एम्प्लॉयज होने चाहिए। तो इस केस में क्या हुआ क्लास, इस केस में ठीक है एक ही एंटिटी ने दो एंटिटी फॉर्म की, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को डिवाइड किया ताकि उनपे वो वेलफेयर लॉज एप्लीकेबल ना हो। आई होप इट इज क्लियर, ताकि उनपे वेलफेयर लॉज एप्लीकेबल ना हो। कोर्ट ने कॉर्पोरेट वेल्थ को लिफ्ट किया, दोनों कंपनी को एक ही माना और उनपे वो सारे एक्ट्स एप्लीकेबल कर दिए। ओके। तो यहां मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट केसेस बताए, कहां कहां कोर्ट ने कॉर्पोरेट वेल्थ को लिफ्ट किया। याद रखना एग्जाम में इसमें से सिमिलर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, जिसमें लोगों के नाम चेंज हो जाएंगे बट सिमिलर केस रहेंगे, वहां पे आपको कॉर्पोरेट वेल्थ लिफ्ट करके, ठीक है, जो भी एक्चुअल इश्यूज है उसको सॉल्व करना है। ओके। तो इस कंसेप्ट पे एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, ये थ्योरी क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके। नाउ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, वैसे तो बाकी अलग अलग चैप्टर्स में और बहुत सारे प्रोविजंस है जहां कॉर्पोरेट वेल्थ लिफ्ट होती है, बट यहां पे अपने काम का है क्लास सेक्शन 3A। सेक्शन 3A क्या बोलता है, वो सेक्शन 3 को करस्पॉन्ड करता है। सेक्शन 3 बोलता है कि ओपीसी में मिनिमम 1 मेंबर होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए एंड पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए। आई होप इट इज क्लियर, ये सेक्शन 3 की रिक्वायरमेंट है। नाउ सेक्शन 3 ये बोलता है अगर आपके मेंबर्स रिड्यूस हो गए बिलो स्टैट्यूटरी मिनिमम, आई रिपीट, अगर आपके मेंबर्स रिड्यूस हो गए बिलो स्टैट्यूटरी मिनिमम, स्टैट्यूटरी मिनिमम कितना है, पब्लिक कंपनी में 7, प्राइवेट कंपनी में 2, तो हम आपको 6 मंथ्स तक का टाइम देते हैं इस गलती को ठीक करने के लिए।
यानी मेंबरशिप को आप वापस रिस्टोर कर सकते हो। आपको 6 मंथ्स तक का टाइम दिया जाता है। वो 6 मंथ्स तक तो कोई टेंशन नहीं है, कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी ही लायबल होगी। बट अगर 6 महीने के ऊपर हो गए, अभी भी मेंबरशिप रिड्यूस नहीं हुई, तो 6 महीने के बाद कंपनी जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी उसमें मेंबर्स विल बी पर्सनली लायबल। आई रिपीट, 6 महीने के बाद जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे कंपनी के नाम पे, उसमें मेंबर्स विल बी पर्सनली लायबल क्लास। आई होप इट इज क्लियर। कब तक लायबल हो गए? जब तक मिनिमम मेंबर्स फिर से रिस्टोर नहीं होते। ओके, सो मैं रिपीट कर रहा हूं, सेक्शन 3 क्या बोलता है क्लास? सेक्शन 3 बोलता है कि मिनिमम मेंबर्स कंपनी में होने चाहिए एज पर सेक्शन 3। दैट इज प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक कंपनी में 7। ओके, अगर मेंबरशिप उससे भी रिड्यूस हो गई, उससे भी कम हो गई, तो आपको 6 महीने तक का टाइम दिया जाएगा। 6 महीने तक तो कोई टेंशन नहीं है, बट 6 महीने के ऊपर हो गए, अभी भी मिनिमम मेंबरशिप नॉर्मल नहीं आई, तो 6 महीने के बाद जो भी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी करेगी उसमें मेंबर्स विल बी पर्सनली लायबल। कब तक सर? जब तक मेंबरशिप रिड्यूस नहीं होती। नंबर 2 सर, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि वही मेंबर्स पर्सनली लायबल होंगे जिनको पता था कि मेंबरशिप रिड्यूस हुई है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और बोलता है कि एक फॉरेन मेंबर था, उनको पता ही नहीं था कि मेंबरशिप रिड्यूस हुई, तो क्या वो लायबल होंगे? वो लायबल नहीं होंगे क्लास। ओके, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट पॉइंट जो एमसीक्यू में आ सकता है, यस कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस भी होता है, बट कंपनी सिटीजन नहीं होती। भले ही आप इंडियन कंपनी हो, इंडिया के कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हो, but you will not become citizen of India. Why? Because as per Citizenship Act, only real natural person can become citizen of India. क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, वो रियल नेचुरल पर्सन नहीं है, therefore कंपनी cannot be citizen. Okay, so this was all about basics of corporate law जो हमने अभी तक देखा। आगे बढ़ते हैं क्लास और मूव करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। ओके, याद रखना, आप कंपनीज एक्ट में 2 ही टाइप की कंपनी फॉर्म कर सकते हो, या तो प्राइवेट कंपनी या तो पब्लिक कंपनी। फिर आप बोलेंगे सर ओपीसी, ओपीसी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी। आप बोलेंगे स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी। तो बेसिकली आप कंपनीज एक्ट में 2 ही टाइप की कंपनी फॉर्म कर सकते हो, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। ओके, प्राइवेट कंपनी को डिफाइन करता है सेक्शन 2 क्लॉज 68। मैं फिर से बोल रहा हूं, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। प्लीज ऐसा मत सोचना कि प्राइवेट कंपनी है मतलब नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, और पब्लिक कंपनी है मतलब गवर्नमेंट कंपनी है। कंपनीज एक्ट में प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। कंपनीज एक्ट में इतना ही फर्क है कि प्राइवेट कंपनी में ये 4 रेस्ट्रिक्शंस है जो पब्लिक कंपनी में नहीं है। आई रिपीट, प्राइवेट कंपनी में ये 4 रेस्ट्रिक्शंस है जो पब्लिक कंपनी में नहीं है। ओके, नंबर 1, प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इश्यू सिक्योरिटीज टू पब्लिक। आई रिपीट, प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इश्यू सिक्योरिटीज टू पब्लिक। ओके, मतलब वो पब्लिक ऑफर नहीं कर सकती, जनरल ऑफर नहीं कर सकती सिक्योरिटीज का। ओके, वो प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, वो जनरल ऑफर नहीं कर सकती सिक्योरिटीज का। नंबर 2, प्राइवेट कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। हमने डिपॉजिट चैप्टर में देखा था, वो अपने मेंबर्स से डिपॉजिट ले सकती है, बट जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। नंबर 3, उनके ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे भी रेस्ट्रिक्शन है कि आप बाहर वालों को शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हो, बट आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से पूछना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट, उनके मैक्सिमम मेंबरशिप पे भी लिमिट है। लिमिट कितना है सर? 200 मेंबर। याद रखना, अगर प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर के ऊपर हो गए तो उन्हें कंपल्सरीली पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इनफैक्ट हम उसे मान लेते हैं कि वो पब्लिक कंपनी है, डीम टू बी पब्लिक कंपनी। आई रिपीट, प्राइवेट कंपनी, तुम्हारे केस में मैक्सिमम मेंबर्स की लिमिट है 200। अगर 200 कंपनी मेंबर्स के ऊपर हो गए तो आपको कंपल्सरीली हम मान लेंगे कि आप पब्लिक कंपनी हो, या आपको पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना
पड़ेगा। बट क्लास ये 200 की काउंटिंग थोड़ी सी अलग है और इस पे एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है कई बार। ओके, ये 200 की काउंटिंग करने के लिए हम पास्ट या प्रेजेंट एम्प्लॉयज को काउंट नहीं करते। आई रिपीट, ये 200 की काउंटिंग करने के लिए क्लास हम लोग पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉयज को काउंट नहीं करते। मतलब आप पास्ट में मेरे एम्प्लॉय थे तब हमने आपको शेयर इशू किया, आज आप हमारे एम्प्लॉय नहीं हो, बट अगर आप हमारे शेयर होल्डर हो तो ये 200 की काउंटिंग करने के लिए आपको मेंबरशिप में काउंट नहीं किया जाएगा। नंबर 2, अगर आप प्रेजेंट एम्प्लॉय हो और साथ में हमारी कंपनी के शेयर होल्डर भी हो, मेंबर भी हो, तो भी आपको काउंटिंग में काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये 200 की काउंटिंग करने के लिए क्लास 2 स्पेशल लॉज है। नंबर 1, हम पास्ट या प्रेजेंट एम्प्लॉयज को काउंट नहीं करते। नंबर 2, अगर एक ही शेयर के एक से ज्यादा जॉइंट होल्डर्स है, सपोज 10 शेयर्स होल्ड कर रहे हैं 3 लोग, ए बी और सी जॉइंट होल्डर्स हैं, तो इन्हें काउंटिंग में क्लास हम एक ही मेंबर काउंट करेंगे। तो ये दोनों रूल्स लगाओ और फिर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं कि सपोज प्राइवेट कंपनी में 260 मेंबर्स है, कितने 260, बट उसमें से 70 मेंबर्स पास्ट या प्रेजेंट एम्प्लॉयज है, तो उन्हें माइनस कर देंगे, तो कितने हो गए 190 हो गए। क्या 200 के ऊपर है? नहीं, तो उन्हें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है इनटू पब्लिक कंपनी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, रूल क्या है, नोट क्या है लास्ट में, इफ नंबर ऑफ मेंबर्स एक्सीड्स 200 इट हैज टू कन्वर्ट इनटू पब्लिक कंपनी। ओके, इससे क्लास हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन में, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी को डिफाइन किया है सेक्शन 2 क्लॉज 71। सो प्राइवेट कंपनी को डिफाइन किया है सेक्शन 2 क्लॉज 68, पब्लिक कंपनी को डिफाइन किया है सेक्शन 2 क्लॉज 71। ओके, हम बोलते हैं पब्लिक कंपनी वो है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। मतलब लॉ ने स्पेसिफिकली डिफाइन किया है प्राइवेट कंपनी को, उन्होंने पब्लिक कंपनी को डिफाइन नहीं किया। हमने बोला प्राइवेट कंपनी को छोड़ के जो भी कंपनी है वो पब्लिक कंपनी है, नंबर 1। नंबर 2, एनी प्राइवेट कंपनी which becomes subsidiary of public company, मतलब किसी भी प्राइवेट कंपनी में पब्लिक कंपनी ने 50% से ऊपर शेयर्स खरीद लिए, इट इज डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी। तो डीमिंग सेक्शन भी यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। और अगर आप प्राइवेट कंपनी हो जिसमें जो सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, तो उस प्राइवेट कंपनी को भी हम मान लेते हैं कि वो पब्लिक कंपनी है। ओके, उस प्राइवेट कंपनी को भी हम मान लेते हैं कि वो पब्लिक कंपनी है। बट क्लास याद क्या रखना है, ये लॉ वाइस वर्सा नहीं है। तो इफ अ पब्लिक कंपनी बिकम्स सब्सिडरी ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, इट रिमेन्स पब्लिक कंपनी। उसे प्राइवेट कंपनी नहीं मानते, बट उल्टा कर देते, अगर वो प्राइवेट कंपनी है विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, तो हम उसे मान लेते हैं कि वो भी क्या है, पब्लिक कंपनी है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास, वैसे तो ये सेक्शन 18 है। ओके, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी एंड पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी, ये सारे कन्वर्जंस मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 2 के रिवीजन में, क्योंकि सेक्शन 18 है। चैप्टर नंबर 1 जो प्रिलिमिनरी चैप्टर है उसमें सेक्शन 1 और 2 ही कवर होते हैं। ओके, सो कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी एंड पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी, मैं ये पढ़ाऊंगा आपको चैप्टर नंबर 2 के रिवीजन में, नंबर 1। नंबर 2, एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप अपने नोट से पढ़ सकते हो, दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। ओके, नाउ कमिंग टू क्लास, नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी दैट इज ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। याद रखना, ओपीसी पे नॉर्मली जो स्लाइड में आप देख रहे हो उस पर थियोरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओपीसी, और इसके कुछ कंसेप्ट्स पे, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। देन चलो क्लास शुरू करते हैं। तो वन पर्सन कंपनी को डिफाइन करता है सेक्शन 2 क्लॉज 62। ये सब इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, आपको मैं रिकमेंड करता हूं कि आपने ये सेक्शंस याद करने चाहिए क्लास। ओके, सो वन पर्सन कंपनी को डिफाइन करता है सेक्शन 2 क्लॉज 62। वैसे तो वन पर्सन कंपनी भी प्राइवेट कंपनी का ही एक टाइप है, फर्क सिर्फ इतना है कि वन पर्सन कंपनी के जो सेक्शन 2 क्लॉज 62 और उनके रूल्स में जो पॉइंट दिए हुए हैं जो स्पेसिफिकली एप्लीकेबल है प्राइवेट कंपनी ओपीसी को, जो स्पेसिफिकली एप्लीकेबल है ओपीसी को, उनमें को छोड़ के बाकी सारे लॉज जो है वो उन पे प्राइवेट कंपनी के एप्लीकेबल होंगे। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं,
ओपीसी के जितने भी पॉइंट स्पेसिफिकली दिए हैं सेक्शन 2 क्लॉज 62 एंड रूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है, जो स्पेसिफिकली इस पे एप्लीकेबल है, उसको छोड़ के बाकी सारे लॉज उस पे ओपीसी पे प्राइवेट कंपनी के ही एप्लीकेबल होंगे। ओके, सो व्हाट इज ओपीसी? ऑब्वियसली बात है, ऐसी कंपनी जहां एक ही मेंबर होता है उसे बोलते हैं ओपीसी। नंबर 2, ये प्राइवेट कंपनी ही है, ठीक है, इसके लॉस छोड़ के बाकी सारे लॉस उससे प्राइवेट कंपनी के एप्लीकेबल हो गए। क्लास, क्योंकि ओपीसी में एक ही मेंबर है इसलिए वहां पे नॉमिनी अपॉइंट करना कंपलसरी है, जो हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से फॉर्म्स भर के आपको नॉमिनी अपॉइंट करने पड़ते हैं। बट ओपीसी का ये मेंबर बनने के लिए क्लास कुछ क्वालिफिकेशंस है। आई रिपीट, ओपीसी का ये मेंबर बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन है। नंबर 1, आपने नेचुरल पर्सन होना चाहिए, मतलब आर्टिफिशियल पर्सन ओपीसी का मेंबर नहीं हो सकता। नंबर 2, आपने इंडियन सिटीजन होना चाहिए। नंबर 3, आपने इंडियन रेसिडेंट भी होना चाहिए। सर, इंडियन रेसिडेंट क्या होता है? जिस समय हम चेक कर रहे हैं, अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आप कम से कम 182 डेज में इंडिया में है, और याद रखना ये फाइनेंशियल ईयर है क्लास, ठीक है, ये कैलेंडर ईयर नहीं है। ओके, सो आपने इंडियन रेसिडेंट भी होना चाहिए, मतलब जिस समय हम चेक कर रहे हैं अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आप कम से कम 182 डेज इंडिया में रहे हैं तो हम मान लेंगे कि यस आप वो ओपीसी के मेंबर बन सकते हैं। ओके, नाउ क्लास, क्योंकि ओपीसी पे उनको बहुत रेस्ट्रिक्टेड चीजें अलाउ करनी थी, इसीलिए ओपीसी के लिए उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग दिए। नंबर 1, एक बंदा एक ही ओपीसी का मेंबर बन सकता है। नंबर 2, एक बंदा एक ही ओपीसी का नॉमिनी बन सकता है, बट एक बंदा एक ओपीसी का मेंबर और एक ओपीसी का नॉमिनी हो सकता है। आई रिपीट, एक बंदा एक ही ओपीसी का मेंबर हो सकता है। नंबर 2, वो एक ही ओपीसी का नॉमिनी हो सकता है, बट एट अ टाइम वो एक ओपीसी का मेंबर और एक ओपीसी का नॉमिनी हो सकता है। फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ऐसे केस में जिस ओपीसी का नॉमिनी है अगर मर गया वो मेंबर तो क्या होगा? ये आगे मैं आपको नोट पे सिखाने वाला हूं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जिसपे एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन या एमसीक्यू भी आ सकता है, माइनर कैन नॉट बिकम नॉमिनी और मेंबर इन ओपीसी। माइनर ना तो नॉमिनी बन सकता है ना मेंबर बन सकता है ओपीसी पे। ओके, इस पे आरटीपी पे क्वेश्चन भी आया है एमसीक्यू में, जो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं क्लास। डन। नेक्स्ट पॉइंट, ओपीसी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 8 कंपनी, मतलब ओपीसी का प्रॉफिट मोटिव ही होना चाहिए, वो नॉन प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं बन सकता। नेक्स्ट पॉइंट, ओपीसी ना तो बैंकिंग एक्टिविटी कैरी कर सकता है ना कोई नॉन बैंकिंग एक्टिविटी कैरी कर सकता है, मतलब ओपीसी शुड बी एनबीएनएफसी, नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनी, यानी वो नॉर्मली ट्रेडिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकता है बट वो बैंकिंग या फाइनेंशियल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट, ना तो ओपीसी, रिपीट, ना तो ओपीसी में कोई कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है बिकॉज ओपीसी में नेचुरल रियल पर्सन ही होना चाहिए मेंबर। नंबर 2, ना तो ओपीसी किसी और कंपनी के सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकता है, ओपीसी किसी और कंपनी के शेयर्स डिबेंचर्स नहीं ले सकता क्लास। ओके, लास्ट पॉइंट कि आप अगर ओपीसी फॉर्म कर रहे हो तो पहले के 2 साल, आई रिपीट, आप पहले के 2 साल किसी और कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकते। ओपीसी वॉलेंटरीली पहले के 2 साल में कन्वर्ट नहीं हो सकती इनटू एनी अदर टाइप्स ऑफ कंपनी। ओके, इसका एक ही एक्सेप्शन है, कंपलसरी कन्वर्जन, जो हम स्लाइड में नेक्स्ट पार्ट में देख रहे हैं। ओके, अगर कंपलसरी कन्वर्जन वाली सिचुएशन आ जाती है क्लास, तो पहले साल हो, दूसरा साल हो, 5वां साल हो, 10वां साल हो, मैटर नहीं करता, उसको कंपलसरीली कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू एनी अदर टाइप ऑफ कंपनी। ओके, सो मैं फिर से और देता हूं, ओपीसी मतलब 1% कंपनी, इट इज ऑल्सो प्राइवेट कंपनी, यहां नॉमिनी अपॉइंट करना कंपलसरी है। सर ओपीसी का मेंबर बनना है तो आपने नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। ओपीसी, एक बंदा एक ही ओपीसी में होगा मेंबर या एक ही ओपीसी में नॉमिनी होगा। ओके, एक माइनर कैन नॉट बी मेंबर और नॉमिनी इन ओपीसी, ओपीसी सेक्शन 8 कंपनी फॉर्म नहीं कर सकती,
ओपीसी बैंकिंग या फाइनेंशियल एक्टिविटीज कैरी नहीं कर सकती. इट कैनॉट इन्वेस्ट इनटू सिक्योरिटीज ऑफ एनी अदर कंपनी. ठीक है, पहले के 2 साल वो किसी और कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती एक्सेप्ट कंपलसरी कन्वर्जन. सर कंपलसरी कन्वर्जन क्या बोलता है कि यहां पे 2 कंडीशन दी हुई है, इन 2 में से एक भी कंडीशन फुलफिल होती है तो आपको कंपलसरीली कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू एनी अदर टाइप ऑफ कंपनी. ओके, नंबर 1 ओपीसी. अगर तुम्हारा पेड अप कैपिटल 50 लाख के ऊपर चला गया या तुम्हारा पिछले 3 साल का एवरेज टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर चला गया. आई रिपीट, अगर आपका पेड अप कैपिटल 50 लाख के ऊपर चला गया या पिछले 2 साल का एवरेज टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर चला गया 3 साल का, तो आपको कंपलसरीली किसी और कंपनी में कन्वर्ट होना पड़ेगा. ओके, नाउ ओपीसी से रिगार्डिंग क्लास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं कि आप जब भी ओपीसी का शुरुआत में नॉमिनी अपॉइंट करते हो, आई होप इट इज क्लियर, तो आपको आरओसी को आईएनसी 2 में भी मेंशन करना पड़ेगा कि नॉमिनी कौन है और कंसेंट लेटर उससे लेना पड़ेगा जो आईएनसी 3 में भी आपको आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा. ओके, सो आईएनसी 2 में आपको नॉमिनेशन फाइल करना पड़ेगा एंड उसका कंसेंट लेटर फाइल करना पड़ेगा आईएनसी 3 पे. कब? एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन. उसके बाद क्लास कभी भी अगर कोई नॉमिनी विथड्रॉ कर लेता है या आपको कोई नॉमिनी चेंज करना है तो ऐसे केस में मेंबर जो 1 पर्सन मेंबर है वो कोई और नॉमिनी बनाएगा विद इन 15 डेज. आई रिपीट, विद इन 15 डेज. मतलब कोई नॉमिनी ने मना कर दिया या उसको नॉमिनी चेंज करना है तो 15 दिन के अंदर मना करने से वो दूसरा नॉमिनी अपॉइंट करेगा. ठीक है, और कंपनी को सेंड करेगा. ठीक है, साथ में वो कंपनी को सेंड करेगा. ठीक है, साथ में वो कंपनी को सेंड करेगा वो नए नॉमिनी का कंसेंट इन फॉर्म नंबर आईएनसी 3. ओके, सो आईएनसी 3 में वो बता रहा है कि हाँ इस बंदे का कंसेंट है नॉमिनी बनने का. ये आपने 15 दिन के अंदर कंपनी को दिया. अब कंपनी उससे 30 दिन के अंदर आईएनसी 4 फॉर्म फाइल करेगी आरओसी के पास. ये फॉर्म में क्या होता है? नॉमिनी चेंज करने के लिए आरओसी के पास आईएनसी 4 फॉर्म है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अगर किसी मेंबर का डेथ हो जाता है, आई होप इट इज क्लियर, अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है और नॉमिनी मेंबर बन जाता है तो अगेन उस नॉमिनी को सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा. नंबर 1, उसे एक नया नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा फॉर्म नंबर आईएनसी 3 में और कंपनी को इंटीमेट करना पड़ेगा और कंपनी वो 30 दिन के अंदर आईएनसी 4 में इंटीमेट करेगी. किसको? आरओसी को. पिछले पॉइंट समान. लास्ट पॉइंट जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको क्या बोला था कि एक बंदा एक ओपीसी में नॉमिनी हो सकता है, एक ओपीसी मेंबर हो सकता है. अब वो जिसमें नॉमिनी था अगर उस मेंबर की डेथ हो जाती है तो ऐसे केस में पहले वो ऑलरेडी एक ओपीसी मेंबर था और एक मेंबर हो गया. अब क्या होगा? ऐसे केस में लॉ बोलता है कि बेटा तेरे पास 180 दिन है. ये 180 दिन के अंदर तो तू डिसाइड कर ले कि तुझे दोनों में से कौन सी ओपीसी कंटिन्यू करना है. अगर तूने जो डिसाइड किया वो ओपीसी में तो कंटिन्यू होगा और दूसरा ओपीसी तुझे डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा. ओके, ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं. अगर आप किसी ओपीसी में मेंबर हो, किसी में नॉमिनी हो, जिसमें नॉमिनी हो उसकी डेथ हो जाती है, मेंबर की डेथ हो जाती है, ऐसे कैसे आप इससे मेंबर बन गए तो 180 दिन के अंदर 2 में से आपको डिसाइड करना पड़ेगा किस में कंटिन्यू करना है और किस में डिसकंटिन्यू करना है. ओके, चलो क्लास आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज स्मॉल कंपनी. क्लास स्मॉल कंपनी प्राइवेट कंपनी है. स्मॉल कंपनी इज ऑल्सो प्राइवेट कंपनी, नॉर्मल प्राइवेट कंपनी. बस फर्क क्या है कि ये दोनों भी कंडीशन फुलफिल करती है. ना तो उसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख के ऊपर जाता है ना उसका टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर जाता है. आई रिपीट, ऐसी कोई भी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 50 लाख के ऊपर नहीं है और टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर नहीं है, और ये एंड है. ठीक है, ये दोनों भी कंडीशन फुलफिल होती है, देन यू आर अ स्मॉल कंपनी.
अगर दो में से एक भी चीज एक्सीड हो जाती है देन यू विल बिकम अ नॉर्मल प्राइवेट कंपनी, आप स्मॉल कंपनी कंटिन्यू नहीं कर सकते क्लास। ओके ठीक है। अब 50 लाख ये रूल्स में दिया हुआ है, एक्ट में मैक्सिमम 10 करोड़ दिया हुआ है, बट हम रूल्स फॉलो करते हैं क्योंकि एक्ट में तो मैक्सिमम दिया हुआ है। अब मैक्सिमम कितना रहेगा, वो अमाउंट कितनी रहेंगी, उसके लिए अलग से रूल डिफाइन किया हुआ है। सेम वे टर्नओवर में भले ही 100 करोड़ मैक्सिमम दिया हो, बट रूल में अभी तक 2 करोड़ ही दिया है। ओके तो आपको ये दोनों चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। याद रखना, दो में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो दैट स्मॉल कंपनी will become a normal private company. Okay, coming to next concept, types of company on the basis of liability of members. So thus अगर हम बात करें types of company on the basis of liability, so दो टाइप की कंपनी होती है। नंबर वन, कंपनी विथ लिमिटेड लाइबिलिटी एंड कंपनी विथ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सो आप कौन सी कंपनी फॉर्म कर रहे हो, आपके मेंबर्स की क्या लाइबिलिटी होना चाहिए, उसके हिसाब से यू कैन डिसाइड कि विच टाइप ऑफ कंपनी यू शुड फॉर्म, यू हैव टू फॉर्म। इज इट क्लियर? अगर आपने अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी फॉर्म की तो जितनी लाइबिलिटी कंपनी की होगी उतनी ही लाइबिलिटी मेंबर्स की होगी, लाइक अ पार्टनरशिप फॉर्म। बट आपने लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी फॉर्म की तो आपके पास तीन ऑप्शन है। यू कैन फॉर्म अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, you can form a company limited by guarantee or you can form a company limited by both. Is it clear? अगर आपने लिमिटेड बाय शेयर्स वाली कंपनी फॉर्म की तो ये लोग शेयर्स इशू करते हैं और मेंबर्स बनाते हैं। ऐसे केस में मेंबर की लायबिलिटी इज लिमिटेड टू अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स, जितना भी उस मेंबर ने शेयर के लिए पैसा पे नहीं किया उतनी ही उसकी लायबिलिटी होगी। नंबर टू, लिमिटेड बाय गारंटी, जो सेक्शन 8 कंपनी फॉर्म होती है। ओके यहां पे मेंबर गारंटी देता है कि मैं इतना पैसा दूंगा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ओके ऐसे केस में इन मेंबर्स की लायबिलिटी होती है टू अनपेड वैल्यू ऑफ गारंटी, बट ये पैसा उन्हें पे करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। बोथ में क्लास दोनों ऑप्शन है। ओके फिर नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है दैट इज टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल के बेसिस पे क्लास फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी। पॉइंट समझना क्लास, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सी दोनों कंपनीज एक्ट में अलग फॉर्म हुई है, दोनों अलग कंपनीज है। ओके बट दूर से ये दिखता है कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी है मतलब वो उसके सारे डिसीजंस को कंट्रोल कर सकती है, और अगर कोई कंपनी किसी की सब्सिडियरी कंपनी है मतलब उस कंपनी के सारे डिसीजंस कंट्रोल कर सकती है होल्डिंग कंपनी। ओके सो आपने रेगुलर बैचेस में डिटेल में देखा होगा, बट पॉइंट समझो कि होल्डिंग कंपनी वो है जो सब्सिडियरी कंपनी के सारे डिसीजंस को कंट्रोल कर सकती है, एंड सब्सिडियरी कंपनी वो है ठीक है जो कंट्रोल हो सकती है थ्रू होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी को डिफाइन किया है क्लास सेक्शन 2 क्लॉज 46 में, एंड सब्सिडियरी कंपनी को डिफाइन किया सेक्शन 2 क्लॉज 87 में। ओके किसी भी दो कंपनी के बीच में होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप बनने के लिए देयर आर 3 कंडीशंस। तीन में से एनी वन, एक भी कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो हम मान लेंगे कि इनके बीच में होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप है। नंबर वन, अगर कोई कंपनी दूसरे कंपनी में 50% ऑफ द वोटिंग राइट्स होल्ड कर रहा है, मतलब सामने वाली कंपनी में जो भी शेयर्स है जिसमें वोटिंग राइट्स है, एंड नॉर्मली इक्विटी शेयर्स। ओके सो जितने भी वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स है उस कंपनी में, अगर मेरी कंपनी उस कंपनी में वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स 50% से ज्यादा होल्ड करती है तो मैं उसकी होल्डिंग कंपनी हूं। ओके आई रिपीट, अगर सामने वाली कंपनी में जितने भी वोटिंग राइट्स वाले शेयर है उसमें से 50% शेयर से ज्यादा मेरे पास है, मोर देन 50%, 51 भी नहीं क्लास, स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पे 51% बोलते हैं, नो, मोर देन 50% शेयर्स अगर होल्ड करते हैं हैविंग वोटिंग राइट्स तो उस कंपनी के प्रेफरेंस शेयर छोड़ दो, उस कंपनी के ऐसे शेयर जिसमें वोटिंग राइट्स है वो छोड़ दो, जिसमें वोटिंग राइट्स है उस वो शेयर्स में से मेरे पास 50% से ज्यादा शेयर्स होना चाहिए तो मैं उसकी होल्डिंग कंपनी हूं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक आता है क्लास, दैट इज ठीक है ये जो शेयर्स होल्ड कर रहा है अगर मैंने अकेले ने भी 50% ज्यादा शेयर्स होल्ड किए तो भी मैं उसका होल्डिंग हूं। नंबर 2, मैंने अपनी किसी सब्सिडियरी के साथ में भी अगर शेयर्स होल्ड किए 50% से ज्यादा
यानी मैंने और मेरी सब्सिडरी ने मिला के, तो भी मैं उसका होल्डिंग हूं। नंबर 3, मैंने शेयर्स होल्ड ही नहीं किए, बट अगर मेरी सब्सिडरीज ने भी मिलके 50% से ऊपर शेयर्स होल्ड किए उस कंपनी में, तो मैं उसका होल्डिंग हूं। यानी ये जो 50% का क्राइटेरिया है, वो मैं डायरेक्टली भी होल्ड कर सकता हूं, अपने सब्सिडरी के साथ में मिला के भी होल्ड कर सकता हूं, या मेरी सब्सिडरीज ने भी होल्ड किया तो मैं उसका होल्डिंग हूं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, कि अगर सेकंड कंडीशन, अगर लॉ में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैं उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन डिसाइड कर सकता हूं, मतलब उस कंपनी में डायरेक्टर्स कौन होगा वो मैं डिसाइड कर सकता हूं, या मेरे कंपनी में जो डायरेक्टर है वो उसी कंपनी में डायरेक्टर है, जो मेरी कंपनी से डायरेक्टरशिप से हट गया वो उस कंपनी की भी डायरेक्टरशिप से हट गया, ऐसा कोई कंपोजिशन हमने किया हुआ है, ऐसे केस में हम बोलते हैं कि हम उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन डिसाइड कर सकते हैं। और अगर हम उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन डिसाइड कर सकते हैं, मतलब हम उसकी होल्डिंग कंपनी है। थर्ड पॉइंट है क्लास चेन एक्शन। चेन एक्शन क्या बोलता है? अगर सी बी की सब्सिडरी है और बी ए की सब्सिडरी है, तो ऑटोमेटिकली सी ए की सब्सिडरी हो जाएगी। दिस इज चेन एक्शन। ओके, अगर सी बी की है और बी ए की है तो ऑटोमेटिकली सी ए की बन जाएगी। क्लियर है? बट सर अगर डी सी की सब्सिडरी है और सी बी की है और बी ए की है, तब क्या होगा? तब डी हमारी सब्सिडरी नहीं होगी। क्यों सर? क्योंकि सब्सिडरी में रूल है मैक्सिमम 2 लेयर्स, मैक्सिमम 2 लेयर्स तक ही सब्सिडरी माना जाएगा। मतलब क्या? मैं कंपनी हूं, मेरी जितनी भी सब्सिडरीज है वो मेरी सब्सिडरीज है 1 लेयर, उनकी जो भी सब्सिडरीज है वो भी मेरी सब्सिडरी है 2 लेयर, खत्म। अब मेरी सब्सिडरी की कोई सब्सिडरी है तो वो मेरी सब्सिडरी नहीं है, क्योंकि 2 लेयर तक ही सब्सिडरी वाला रूल एप्लीकेबल है। ओके क्लास, इस पे एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एसोसिएट कंपनी। क्लास, अगर उस कंपनी में मैंने 50% से ज्यादा शेयर्स होल्ड किए, ठीक है, तो वो मेरी अगर उस कंपनी में मैंने 50% होल्ड किए तो वो मेरी सब्सिडरी होगी। बट अगर उस कंपनी में मैंने 20% से लेके 50% तक शेयर्स होल्ड किए तो वो मेरी एसोसिएट कंपनी हो गई। शेयर्स सेम रूल सेम है कि शेयर्स हैविंग वोटिंग राइट्स। आई रिपीट, अगर किसी कंपनी में मैं 20 to 50% के बीच में शेयर्स हैविंग वोटिंग राइट्स होल्ड करता हूं तो वो मेरी एसोसिएट है। और अगर उस कंपनी में 50% के ऊपर शेयर्स होल्ड करता हूं तो वो मेरी सब्सिडरी कंपनी है। तो 20 से 50 तक एसोसिएट कंपनी, 50 के ऊपर होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप आ जाएगा। ओके, तो यहां पे क्या बोला है? अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होल्ड करती है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब क्या? एटलीस्ट 20% वोटिंग राइट्स, इतना सेक्शन लिखा हुआ है। बट 50 के ऊपर तो वो सब्सिडरी बन जाएगी। तो 20 से 50 तक एसोसिएट कंपनी, 50 के ऊपर विल बी, ठीक है, होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप। आगे बढ़ो ना, कमिंग टू क्लास नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 45। बोलते कोई भी कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, वो गवर्नमेंट कंपनी तभी होगी जब दो में से एक ऑप्शन, और दोनों अलग अलग ऑप्शन है, दोनों को मर्ज मत करना, इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। दोनों अलग अलग ऑप्शन है, सेक्शन 2 क्लॉज 45 में दिए हुए हैं, दो में से एक भी कंडीशन फुलफिल होती है तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। सर फर्स्ट कंडीशन क्या है? अगर किसी कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अकेले या मिलके एटलीस्ट 51% पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करते हैं। आई रिपीट, अगर किसी कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मिला के या अकेले भी एटलीस्ट 51% पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करते हैं तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। ओके, सिंपल। नेक्स्ट ऑप्शन 2 क्या बोलता है? ऑप्शन 2 बोलता है कोई भी कंपनी विच बिकम सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। अगर कोई कंपनी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी तो उस कंपनी को भी गवर्नमेंट कंपनी माना जाएगा।
So any company which becomes subsidiary of government company is deemed to be government company class. Okay, आगे बताओ. Next again फॉरेन कंपनी. फॉरेन कंपनी की क्लास दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है. नंबर वन, ठीक है, कि उसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया के बाहर हुआ है बट प्लेस ऑफ बिजनेस इज इन इंडिया. तो ऐसे कोई भी कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन तो इंडिया के बाहर है बट साथ में ऐड करो प्लस प्लेस ऑफ बिजनेस इज इन इंडिया, उसे बोलते हैं क्लास फॉरेन कंपनी. अभी इतना ही अपने काम का है. नेक्स्ट इज सेक्शन 8 कंपनी. इसी को बोलते हैं क्लास कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट. आई रिपीट, सेक्शन 8 कंपनी मतलब कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट. मतलब आप सबको पता है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है. इज इट क्लियर? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जिनका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता. तो ऐसी कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर कंपनी फॉर्म हो रही है, आप ट्रस्ट फॉर्म हो सकते हो, आप सोसाइटी फॉर्म हो सकते हो, बट अगर आप कंपनी फॉर्म कर रहे हो देन इट विल बिकम सेक्शन 8 कंपनी क्लास. ओके, नाउ सेक्शन 8 कंपनी फॉर्म करने के लिए देयर आर 3 कंडीशंस. ये तीनों कंडीशन, ये प्लस है, अगर तीनों कंडीशन फुलफिल होते हैं तब जाके आप सेक्शन 8 कंपनी फॉर्म कर सकते हो. नंबर वन, आपका ऑब्जेक्ट क्या है? कुछ ना कुछ प्रमोट करना, आर्ट प्रमोट करना, साइंस प्रमोट करना, स्पोर्ट्स प्रमोट करना, वेलफेयर प्रमोट करना, चैरिटी प्रमोट करना. तो आप प्रमोट कर रहे हो कुछ ना कुछ. ठीक है. नंबर टू, ठीक है, यानी बेसिकली फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? आपका प्रॉफिट मोटिव नहीं है, आपका मोटिव है प्रमोशन, चैरिटी प्रमोट करना, एजुकेशन प्रमोट करना, स्पोर्ट्स प्रमोट करना. ठीक है, कुछ ना कुछ प्रमोट कर रहे हो, ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव है. नंबर टू, उससे जो भी फायदा आता है, रूल ये है कि आपने आपके पर्पस के लिए यूज करना चाहिए. आप अपने मेंबर्स को डिविडेंड पे नहीं कर सकते. सो देयर आर 3 कंडीशंस. ये तीनों भी कंडीशन फुलफिल होती है तो आप सेक्शन 8 कंपनी फॉर्म कर सकते हो. नंबर वन, आपका ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ प्रमोट करने का होना चाहिए. नंबर टू, आप मेंबर्स को डिविडेंड पे नहीं कर सकते, और जितना भी आपका प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट आप अपने सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हो. अगर तीनों भी कंडीशन फुलफिल होते हैं तो यस, आप सेक्शन 8 कंपनी फॉर्म कर सकते हो. इसके लिए क्लास आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा. सेक्शन 8 कंपनी फॉर्म करने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा. किससे? आरओसी से. आपको आरओसी को अप्लाई करना पड़ेगा एंड उनसे आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा. सो क्लास, ऐसी कंपनी फॉर्म करने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है आरओसी से. Therefore, Section 8 company is also called as license company. Therefore, it is also called as license company. Okay? लाइसेंस मिलने का इफेक्ट क्या है? नंबर वन, आपको प्राइवेट या लिमिटेड वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है नाम में. नंबर टू, आपको बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं. बट रूल बहुत सिंपल है. रूल इज, अगर आपने उनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं की क्लास, ऐसे केस में रीजनल डायरेक्टर, अमेंडमेंट ध्यान रखना, अमेंडमेंट थोड़ा पहले आया हुआ है बट मॉड्यूल में सेंट्रल गवर्नमेंट ही लिखा हुआ है. रीजनल डायरेक्टर चाहे तो आपके लाइसेंस को रिवोक कर सकता है. कब? अगर आपने वो जो 3 कंडीशन हमने अभी देखी उसमें से कोई भी फुलफिल नहीं की तो रीजनल डायरेक्टर आपके कंपनी के लाइसेंस को रिवोक कर सकता है. और अगर रिवोक हो जाता है लाइसेंस तो आपको या तो वाइंड अप करना पड़ेगा या किसी और कंपनी में रजिस्टर करना पड़ेगा. इज इट क्लियर? इसमें एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, वो ये है कि इवन अ पार्टनरशिप फर्म कैन बिकम मेंबर ऑफ अ सेक्शन 8 कंपनी. ओके, एक पार्टनरशिप फर्म भी सेक्शन 8 कंपनी की मेंबर बन सकती है. डन. नेक्स्ट इज डोरमेंट कंपनी और इनएक्टिव कंपनी. ऐसी कंपनी जो कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर रही ड्यूरिंग द ईयर. ड्यूरिंग द ईयर अगर वो कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं कर रही तो हम उसे आरओसी में रजिस्टर करा सकते हैं एज अ इनएक्टिव कंपनी और एज अ डोरमेंट कंपनी. आई होप इट इज क्लियर. अब व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन? एनी ट्रांजैक्शन अदर देन दिस 4. वो बोलते हैं ये 4 तो नॉर्मल सी बात है, वो तो सिग्निफिकेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है. इन 4 को छोड़ के अगर आप कोई और ट्रांजैक्शन करते हो,
फिर आप डोमेन कंपनी फॉर्म नहीं हो सकते, फिर आप इनएक्टिव कंपनी नहीं बोल सकते। तो आपको आरओसी को डोमेन कंपनी रजिस्टर करना है कि भाई हमको कंपनी को वाइंड अप नहीं करना है, हमारी कंपनी अभी कुछ टाइम तक लिए इनएक्टिव है। ये करने का फायदा क्या होता है क्लास, कि आपको बाकी रिक्वायरमेंट्स जो है कंपनी लॉ में वो करने की जरूरत नहीं होती। तो अगर आपकी कोई कंपनी इनएक्टिव पड़ी है, इट इज एडवाइजेबल कि आप आरओसी पर रजिस्टर करा दो एज ए डोमेन कंपनी। जब वापस एक्टिव हो जाएगी तो आरओसी को इंटीमेट कर देना, फिर से आप कंटिन्यू कर सकते हो। बट रूल क्या है, रूल है कि डोमेन कंपनी वो कंपनी है जो कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करती। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मतलब इन चारों को छोड़ के, ये चारों तो नॉर्मल सी बात है। चारों क्या बोलते हैं, आरओसी को फीस करना, पे करना नॉर्मल बात है, कोई लॉ को फुलफिल करने के लिए आपने कुछ किया नॉर्मल बात है, ऑफिस एंड रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए आपने कोई खर्चा किया, ये नॉर्मल बात है, ये अलाउ है। इनको छोड़ के अगर आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो फिर आप डोमेन कंपनी नहीं होगे। ओके, तो मैंने क्या बोला, इसके लिए एक शॉर्टकट भी दिया हुआ है, ठीक है। रईस लोग या मनी वाले लोग डोमेन कंपनी फॉर्म नहीं करते, ये 4 एक्सेप्शन है, RSML आप चेक कर लीजिएगा। निधि कंपनी में क्लास अभी एक लेटेस्ट अमेंडमेंट आया है कि निधि कंपनी का एक बेसिक डेफिनेशन दे दिया गया है जो आपके सिलेबस में भी नहीं है, कि निधि कंपनी इज दैट कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करता है एज निधि कंपनी इन इट्स रेस्पेक्टिव सेक्शन 402 406, ठीक है। उन सेक्शन उस सेक्शन में दिया हुआ है कि अब निधि कंपनी वो कंपनी होगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा एज निधि कंपनी, इट्स गवर्नमेंट। बट निधि कंपनी क्या करती है, वो अपने ही मेंबर से पैसा लेती है, अपने ही मेंबर्स को लोन देती है, और उससे जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी अपने ही मेंबर्स में डिवाइड कर देती है। तो बेसिकली इसका मेन पर्पस है मेंबर्स में कॉस्ट कटिंग या सेविंग इनकलकेट करना। इज इट क्लियर? फिर से पैसा भी मेंबर्स से लिया, लोन भी मेंबर्स को दिया, और उससे जो पैसा बनता है, इंटरेस्ट आता है, वो भी मेंबर्स में ही डिवाइड कर दिया। Therefore, such type of company is also called as mutual benefit company. Done? अब कुछ ही पॉइंट बचे क्लास, चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है अपना। नेक्स्ट इज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्लास पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जिसको नोटिफाई किया गया है, रिकॉग्नाइज किया है एज अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पीएफआई। अगर आप रिकॉग्नाइज हो जाते हो एज अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं आरबीआई की तरफ से। अब क्लास पीएफआई को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, नंबर 1 स्पेसिफाइड, नंबर 2 नोटिफाइड। स्पेसिफाइड पीएफआई मतलब वो सेक्शन में ही स्पेसिफाई किया है कि इट इज पीएफआई, सेक्शन में ही लिख दिया गया है क्लास कि वो पीएफआई है। दोस आर कॉल्ड एज स्पेसिफाइड पीएफआई। ओके, सेकंड होता है क्लास नोटिफाइड पीएफआई। नोटिफाइड पीएफआई मतलब जो सेक्शन में लिखा हुआ नहीं है, बट अलग से सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि भाऊ तुम भी पीएफआई हो। ओके, सो स्पेसिफाइड पीएफआई मतलब जो सेक्शन में ही लिखा है कि तुम पीएफआई हो, दोस विल बी स्पेसिफाइड पीएफआई। नंबर 2 इज नोटिफाइड पीएफआई, मतलब जो सेक्शन में लिखा नहीं है बट उन्हें नोटिफाई किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि तुम आज से पीएफआई हो। तो सेक्शन में कौन कौन से पीएफआई लिखा है, स्पेसिफाइड पीएफआई कौन कौन से है, नंबर 1 एलआईसी, नंबर 2 आईडीएफसीएल, नंबर 3 यूटीआई। ये तीनों तो स्पेसिफाइड पीएफआई। साथ साथ एक्ट में लिखा है कि 1956 एक्ट में जिनको नोटिफाई किया था वो भी सारे स्पेसिफाइड पीएफआई, क्योंकि उन्होंने नोटिफाई किया था 1956 एक्ट में। ओके, 1956 एक्ट में जिनको नोटिफाई किया था वो भी पीएफआई है, एंड इस एक्ट में भी पावर दिया है किसी को नोटिफाई करने का। तो पीएफआई कितने हैं, 5, एलआईसी, आईडीएफसीएल, यूटीआई। नंबर 4, ठीक है, 1956 में जो नोटिफाई किया था वो भी पीएफआई हो गए इस एक्ट में, और इस एक्ट में भी पावर दिया है कि आप किसी नए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नोटिफाई कर सकते हो। बट नोटिफाई करने के लिए देयर आर 2 कंडीशंस। नंबर 1, आपकी वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई ना कोई सेंट्रल या स्टेट एक्ट के अंदर फॉर्म होना चाहिए, वो तो सारी हो जाती है, कोई नई बात नहीं है। सारे जो आपकी
बॉडी कॉर्पोरेट है, सारे ऑर्गेनाइजेशंस कोई ना कोई एक्ट के अंदर ही फॉर्म होती है। बट नंबर 2, कम से कम आपका 51% पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। यानी अब एक नया लॉ बन गया है कि किसी को भी नोटिफाई करने के लिए रूल बहुत सिंपल है कि एटलीस्ट 51% पेड अप शेयर कैपिटल उसका सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने जॉइंटली या सिंगली होल्ड करना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको छोड़ के क्लास कुछ और डेफिनेशंस जो आगे जाके आपको काम आ सकती है। नंबर 1 इज स्टार्टअप कंपनी। सो क्लास लॉ में कई जगह पे वर्ड यूज होता है स्टार्टअप कंपनी। स्टार्टअप कंपनी मतलब क्या हो गया? देखो, ऐसी कोई भी कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म हो या एलएलपी हो, तीनों का ऑप्शन दिया हुआ है स्टार्टअप का। ठीक है, स्टार्टअप कंपनी बहुत तो प्राइवेट कंपनी हो जाएगी, पर स्टार्टअप्स के ऑप्शन तीनों को दिए हुए हैं। पहले 5 साल इनकॉर्पोरेशन के दे कैन बी अ स्टार्टअप कंपनी, फर्स्ट 5 years ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और अगर आप बायोटेक्नोलॉजी का सेक्टर में हो तो अप टू 10 years तक अलाउ किया हुआ है। बट इसके लिए एक रूल है, ठीक है? तो मैं हमेशा स्टार्टअप कंपनी क्या बोलता हूँ? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पहले के 5 साल इनकॉर्पोरेशन पे दे विल बी आल्सो बी टर्म्ड एज स्टार्टअप कंपनी फॉर सर्टेन सेक्शंस एप्लीकेबिलिटी। ओके, बट रूल है कि इनका टर्नओवर 25 करोड़ के ऊपर एक्सीड नहीं करना चाहिए किसी भी साल। अगर किसी भी साल 25 करोड़ के ऊपर एक्सीड करता है इनका टर्नओवर, फिर वो स्टार्टअप कंपनी कंसिडर नहीं होंगी, चाहे वो पहले के 5 साल क्यों ना हो। तो किसी भी साल उनका टर्नओवर 25 करोड़ के ऊपर नहीं जाना चाहिए। एंड उन्होंने कोई ना कोई इनोवेशन, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोसेस और सर्विसेज के लिए काम करना चाहिए, अपने काम करनी है। ओके, सो स्टार्टअप कैन आल्सो बी टर्म्ड एज स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी। पहले के 5 साल फ्रॉम इट्स इनकॉर्पोरेशन इट विल बी टर्म्ड एज स्टार्टअप कंपनी, प्रोवाइडेड इसका टर्नओवर 25 करोड़ के ऊपर नहीं जाना चाहिए क्लास। ओके, नेक्स्ट इज आईएफएससी क्लास। ये कंसेप्ट जो है आईएफएससी कंपनी का, वो बाकी बड़े बड़े कंट्रीज में तो है, इंडिया में ये कंसेप्ट नहीं था, जहां पे उन्होंने कुछ आईएफएससी सेक्टर बना दिया है, आईएफएससी कंपनीज बना दी है जो बाहर से फाइनेंस लेके आती है और अपने कंट्री के, ठीक है, प्रोजेक्ट्स में वो फाइनेंस को यूज करती है। ओके, तो बेसिकली आई कैन से IFSC company deals with flow of finance, financial products and financial services across borders। मतलब अगर मैंने इंडिया में IFSC कंपनी बनाई, मतलब मैं बाहर से फाइनेंस लेके आ रहा हूं इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, इंडिया के प्रोजेक्ट्स के लिए। आई होप इट इज क्लियर। ऐसी कंपनी बनाने के लिए आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ता है, या तो आरबीआई से या सेबी से या आईआरडीए से। नंबर 2, ठीक है, ये कोई ना कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर ही बनाते हैं। ओके, आईएफएससी कंपनी कैन बी पब्लिक कंपनी और आईएफएससी प्राइवेट कंपनी। आपने कई सेक्शंस देखे होंगे कंपनीज एक्ट में जो लिखा है नॉट एप्लीकेबल टू आईएफएससी पब्लिक कंपनी या नॉट एप्लीकेबल टू आईएफएससी प्राइवेट कंपनी। बट रूल क्या है? ऐसी कंपनी कैन बी फॉर्म ओनली एज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ओके, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ही वाली कंपनी ही आईएफएससी कंपनी बन सकती है। कमिंग टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्लास, सेक्शन 2 में बहुत सारी डेफिनेशन है, बट मैं 2-3 ही यहाँ पे लेके आ रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। एक है फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स को डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 43 में। वो बोलता है व्हाट इज फ्री रिजर्व? अपने टर्म में बात करें तो एनी रेवेन्यू रिजर्व जो डिविडेंड देने के लिए रिजर्व एप्लीकेबल है, उससे बोलते हैं फ्री रिजर्व्स। इज इट क्लियर? बट फ्री रिजर्व्स में 3 चीजें नहीं आएंगी। नंबर 1, अनरियलाइज्ड गेन्स, जो एक्चुअली अभी तक रियलाइज नहीं हुआ वो गेन नहीं आएगा। नोशनल गेन्स, कंस्ट्रक्शन में आप जो नोशनल प्रॉफिट्स निकालते हो, नोशनल नहीं, एक्चुअल प्रॉफिट आएगा, नोशनल प्रॉफिट नहीं आएगा। एंड एसेट रिवैल्यूएशन के कारण जो सरप्लस आया, ये तीनों फ्री रिजर्व्स का पार्ट नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज की मैनेजर पर्सन। ये हम कई बार पढ़ते हैं और इस पे क्लास थ्योरी क्वेश्चन इस बार आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो वैसे तो कंपनी को मैनेज करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बट उनमें से की मैनेजर पर्सन कौन है? ठीक है, ये पूरी लिस्ट दी हुई है।
नंबर 1 सीईओ और एमडी और मैनेजर। ये और क्यों दिया हुआ है? क्योंकि नॉर्मली ये इक्विवेलेंट पोस्ट है, तीनों में से एक ही होता है नॉर्मली, ठीक है। नंबर 2 कंपनी सेक्रेटरी। नंबर 3 होल टाइम डायरेक्टर्स, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर भी आता है और होल टाइम डायरेक्टर्स भी आता है। नेक्स्ट पॉइंट सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है, नॉर्मली सीएस होते हैं कंपनी के सीएफओ। ओके, लास्ट पॉइंट, दिस इज अ अमेंडमेंट जो आपको याद रखना है कि वो बोलता है आप किसी और ऑफिसर को भी की मैनेजर पर्सन बना सकते हो, बट ही शुड बी मैक्सिमम 1 लेवल बिलो डायरेक्टर्स। तो अगर लेवल की बात करूं तो डायरेक्टर है, उसके नीचे वाले, उनके नीचे वाले, मैक्सिमम उनके नीचे वाले ही आ सकते हैं, उनके नीचे के नीचे वाले या उनके नीचे के नीचे के नीचे वाले नहीं आ सकते। ओके, मैक्सिमम 1 लेवल ही नीचे होना चाहिए डायरेक्टर से, एंड वो कंपनी के होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए, तब जाके आप डेजिग्नेट कर सकते हो उन्हें एज अ की मैनेजरल पर्सन। परफेक्ट, तो इस पर डेफिनेशन आ सकता है एग्जाम में। आगे बढ़ता हूं क्लास। नेक्स्ट है नेटवर्थ। नेटवर्थ पे भी एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आ चुका है। डिफाइंड नेटवर्थ 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। सो यू ऑल नो नेटवर्थ क्या होता है, कॉस्टिंग में देखा है, अपने अकाउंट्स में देखा है, कंपनीज एक्ट में उसका क्या डेफिनेशन दिया हुआ है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो नेटवर्थ में क्या आएगा, पेड कैपिटल आएगा, सारे रिजर्व्स आएंगे, ठीक है, सारे रिजर्व्स आएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी आएगा, इज इट क्लियर, और स्पेशली पीएनएल का प्रॉफिट है, अगर ट्रेड बैलेंस है तो वो आएगा। इसमें से जो भी लॉसेस है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस आपके, या कोई डिफर्ड एक्सपेंडिचर है या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, उसको आपको राइट ऑफ करना है। जो उसको आपने राइट ऑफ नहीं किया है तो उससे माइनस कर देंगे आप नेटवर्थ से। एंड it also does not include reserves created out by revaluation of assets या amalgamation या depreciation का रोल बैक कर रहे हो आप, ये सब चीजें नेटवर्क में नहीं आती। ओके, लास्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव। खम्बे साइड में अलग अलग जगह रिलेटिव वर्ड यूज किया हुआ है। रिलेटिव में क्या आएगा, नंबर 1 पर्सन आएगा, उसके फादर मदर आएंगे, उसके ब्रदर सिस्टर आएंगे, बट सिस्टर का हस्बैंड रिलेटिव डेफिनेशन में नहीं आता, ब्रदर की वाइफ रिलेटिव डेफिनेशन में नहीं आती, एंड सन आता है, सन की वाइफ आती है, डॉटर आता है, डॉटर का हस्बैंड आता है, और अपनी स्पाउस, वाइफ हस्बैंड जो भी हो आता है। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, आप पीटी करो, पीटी, डिक टिक टिक, डिक टिक टिक, डिक टिक टिक, डिश। ओके, पीटी करो। पीटी कैसे करेंगे, डिक टिक टिक, ऊपर वाले कौन, फादर मदर, साइड में ब्रदर सिस्टर, ठीक है, आगे वाइफ, और डिश में 4 लोग आ गए, कौन, सन, सन की वाइफ, डॉटर, डॉटर का हस्बैंड। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट चैप्टर। मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आ रहा हूं जो आपके मॉडल टेस्ट पेपर में और आरटीपीएस में दिखे मुझे पिछले 2-3 अटेम्प्ट में, ठीक है, आईसीआई में जो पब्लिश्ड है। वैसे चैप्टर 1 में बहुत कम क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बट उनमें से 4-5 क्वेश्चन जो मुझे दिखे वो मैं लेके आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखेंगे क्लास, तो उसमें उसकी वाइफ है रूपाली, उसने 1% कंपनी फॉर्म की है, अपने वाइफ को उसने नॉमिनी अपॉइंट किया है, ठीक है। अब वो चाहता है अपने फ्रेंड राम निवास को नॉमिनी अपॉइंट करना, या दूसरा ऑप्शन इसके माइंड में चल रहा है कि क्या वो अपने सन रक्षक जो 17 इयर्स का है, क्या उसको नॉमिनी अपॉइंट कर सकता है। तो पहले तो रक्षक माइनर है, उसको आप नॉमिनी अपॉइंट नहीं कर सकते, एंड यस आप अपने फ्रेंड को अपॉइंट कर सकते हो, फैमिली मेंबर ही नॉमिनी होना जरूरी नहीं है। ये सारी चीजों को अगर आप कंसिडर करोगे तो आंसर विल बी बी। ओके, बाकी आंसर आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, ए लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ बी लिमिटेड, another company C Limited is the subsidiary company of B Limited, यानी ये चेन एक्शन हो गया। Is there any relationship between A Limited and C Limited? Yes, C Limited is subsidiary of A Limited। अगर B A की है और C B की है तो C ऑटोमेटिकली A की हो जाएगी। आंसर नंबर B अगेन। नेक्स्ट पॉइंट, Shruti, a common friend of Suchitra and Sukanya, got incorporated OPC. Sometimes we find during a chit chat with our friends, inform them that there is some limit on maximum capital. कैपिटल की लिमिट कितनी है ओपीसी में वो दिया हुआ है, इसका पेडअप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एंड टर्नओवर
2 करोड़ के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो एडवाइस दिया हुआ है कि चारों में से कौन सा होगा। आप देख सकते हो चारों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है आपके रिस्पेक्टिव से। पेड कैपिटल 50 लाख के ऊपर है, ठीक है, कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। नेक्स्ट एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था क्लास एग्जाम में। MNO OPC was incorporated during the year 1516 with the authorized capital of 45 lakhs. 5 लाख बचे हैं अभी। The capital was fully subscribed and fully paid up. Turnover of the company during 1516 and 1617 was 2 crore and 2.5 crore. यानी अगर पिछले 3 साल तो हुए नहीं, पिछले 2 साल का एवरेज भी ले तो 2 करोड़ के ऊपर हो जाता है, यानी उसे कंपल्सरीली कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। Whether MNO can convert into any other kind of company, क्या can convert नहीं, ये कंपल्सरी कन्वर्जन करना पड़ेगा into any other type of company, because पिछले 2 साल का जो एवरेज है आ रहा है क्लास, वो एवरेज आ रहा है 2 करोड़ के ऊपर। आपने ऑपोजिट में देखा था पिछले 3 साल का एवरेज अगर 2 करोड़ के ऊपर आता है तो आपको कंपल्सरी कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो आंसर कैसे लिखेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फैक्ट ऑफ द केस, लॉ और कंक्लूजन। फैक्ट ऑफ द केस में लिखेंगे कि अगर एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर जाता है तो क्या कंपनी को, ओपीसी को किसी और कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लॉ में आपको लॉ लिख देंगे कंपल्सरी कन्वर्जन का, एंड कंक्लूजन में आप उसका आंसर कोट कर देंगे। डन। सो क्लास, दिस वाज all about revision of chapter number 1. Is it clear? मैंने बहुत ज्यादा एम्फसाइज नहीं किया, ये अज्यूम करके कि आपने एक बार पढ़ा होगा, बट मैंने ऑल टुगेदर छोड़ा भी नहीं, ठीक है, सब चीज को आपको मैंने एक बार बता दिया। आई होप इट इज क्लियर। सो दिस वाज रिविजन ऑफ चैप्टर नंबर 1 ऑफ कंपनीज एक्ट। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल हो क्लास, तो आई होप कि आप मेरे एफर्ट्स के लिए, ठीक है, मुझे वैल्यू करेंगे और लाइक और कमेंट सेक्शन में जाके, ठीक है, अपना अप्रिसिएशन बताइए मुझे। ओके, कुछ गलतियां हैं वो भी आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। आपको अगर ये हेल्पफुल रहा हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में पेज भी दिया हुआ है इंस्टाग्राम का, आप उससे भी लाइक कर सकते हो, और टेलीग्राम के पेज को ज्वाइन करो क्लास, बिकॉज के सारे नोट्स में टेलीग्राम के पेज में ही डालने वाला हूं। सारे अमेंडमेंट्स, सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, ऑडियो लेक्चर्स, ऑडियो रिविजन लेक्चर्स भी डालने वाला हूं। ये सब मैं टेलीग्राम के पेज पे डालने वाला हूं। ओके, तो पेज को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, प्लीज कमेंट करो, और आपको पसंद आया कि नहीं ये वीडियो, ये बताओ। नेक्स्ट वीडियो से आई विल बी शिफ्टिंग टू स्टूडियो रिकॉर्डिंग। आज बिकॉज स्टूडियो रेडी नहीं था, इसलिए मुझे लेक्चर रिकॉर्ड तो करना था, मैंने जूम मीटिंग के थ्रू ये कर दिया। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।